मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। कहना ये चाहिए सबीन के मानसून अपने जोबन पर आ चुके हैं, यानी पीक पे है इस वक्त। जोबन पे आ चुका है। जोबन, व्हाट इज जोबन? आप एक उर्दू चैनल पे काम करती हैं। जोबन इज उर्दू वर्ड। आसान उर्दू भी वैसे बोली जा सकती है कि मतलब अपनी। अच्छा, जोबन को उर्दू में आसान अल्फाज में क्या कहूँ मैं? पीक पे आ गया। ये पीक उर्दू है आगे। ये तो खुद इंग्लिश का वर्ड है। पीक मतलब पीक जो है वो क्या होती है? पीक ज़ाहिर है जोबन पर है इस वक्त। अच्छा ठीक है, जोबन मान लिया मैंने आपकी बात। अच्छा, एनीवेज जी, इस वक्त मानसून की अगर हम बात करें, कराची से खुंजराब तक हम देख रहे हैं कि बारिशों का जोरदार स्पेल इस वक्त जारी है। कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है, कहीं हल्की, कहीं तूफानी बारिश, और कहीं पर ऐसे जैसा सबीना आप सब बता भी रही थी कि आते हुए आपने बिल्कुल देखा कि जैसे एक छोटे से पैच पे बारिश हो रही है, उससे क्रॉस करने के लिए आपको नहीं, वैसे बहुत खूबसूरत एक एक्सपीरियंस था जो कि जाहिर है कभी कभी आपको एक्सपीरियंस मिलता है कि जैसे आप जो मैंने I8 का जो चेक पोस्ट होती है इस्लामाबाद वाले रिलेट कर सकते होंगे कि वहाँ से जब आप क्रॉस करते हैं तो एक लाइन जिस तरह होती है ना, एक लाइन ड्रॉ हो जाती है और इस तरफ बारिश हो रही होती है और उस तरफ बारिश नहीं हो रही होती। सो वो जो लाइन थी उससे एक कदम पीछे खड़े होकर बाइक वाले बेचारे रुके हुए थे और उन्होंने जो है वो रेन कोट्स पहनना शुरू कर दिए थे सो दैट वो गीले ना हो, या वो उसके नीचे शेड के नीचे उन्होंने जो है थोड़ी देर के लिए कयाम किया हुआ था। सो उससे जैसे आप एक कदम आगे बढ़ेंगे बारिश हो रही थी। सो देयर वाज समथिंग रियली ब्यूटीफुल जो कि आपको मॉनसून में नजर आता है कि इस तरह के एक्सपीरियंसेस आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। बिल्कुल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, यहाँ पर इस वक्त भी गहरे बादल हैं और मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है और कहा यह जा रहा है कि आइंदा 3 दिन में 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। ये पेशगोई की गई है। KP, सिंध, पंजाब, यहाँ पर बारिशों से मुख्तलिफ हादसात भी रिपोर्ट हुए हैं। अफसोसनाक खबरें जो आई हैं तो 24 अफराद इस मानसून में जाँ बहक हुए हैं। कोहाट का इलाका दर आदम खेल, यहाँ पर बारिश का पानी एक घर का तहखाना था वहाँ दाखिल हो गया, वहाँ 10 अफराद जाँ बहक हो गए और एक बच्ची अभी तक लापता है। नंगर पारकर, यहाँ पर आसमानी बिजली गिरने का वाक़या रिपोर्ट हुआ, 8 अफराद इसमें जाँ बहक हो चुके हैं। पीर महल, यहाँ पर बिजली की तार से करंट लगने से 3 अफराद चल बसे हैं। रावलपिंडी, जहाँ पर हमने कल पूरा दिन भी देखा कि बहुत से इलाके ऐसे, वो चाहे फिर राजा बाजार हो, दीगर इलाके हों, पानी बहुत ज़्यादा जमा हुआ। लोगों का नुकसान, जानी नुकसान भी हुआ। एक बच्चा करंट लगने से जाँ बहक हो गया, एक माँ और बेटी छत से गिर गई, वो जाँ बहक हो गई हैं। और कल हमने जिस तरह से पूरे दिन देखा रावलपिंडी की सिचुएशन और लम्हा ब लम्हा हम न्यूज़ ने आपको आगाह भी किया, वहाँ पर जिस इलाके में ज़्यादा पानी जमा था, स्पेशली कुछ इलाके ऐसे सभी जहाँ 5-5 फीट पानी जमा था। एग्जैक्टली, जानवरों को भी नुकसान हुआ, काफ़ी जानवर इस तरह से जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर वो बह गए। सो ये जो मामलात हैं, अब जाहिर है अनप्रेडिक्टेबल वेदर हमेशा हम मानसून को कहते हैं, लेकिन अभी जिस तरह आपने बात की कि एक पीक पर मानसून आ चुका है, तो आज कल परसों ये जो हफ्ता है, रवां हफ्ता, इसकी क्या सूरत हाल रहेगी? हमें ज्वाइन किया महकमे मौसमियात से सरदार सरफ ने। सरदार साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ज़रा बताइएगा कि आज जो है कितनी देर तक किन किन इलाकों में बारिश मुतवक्को है और इसके अलावा ये जो पूरा हफ्ता है ये कैसा रहेगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो स्पेल चल रहा है इसमें कोई शायद ही कोई गैप आएगी आगे 5-6 अगस्त तक एटलीस्ट इसी तरह से चलेगा। अच्छा। उसमें आज भी पंजाब के बेशतर इलाकों में, खासकर सेंट्रल और साउथ पंजाब में, तो अभी थोड़ी देर बाद ही हो सकता है दोपहर में शुरू हो जाए बारिश। और बाकी जगहों पर पंजाब के जैसे खित्ता कोटफार हो गया और दूसरे नॉर्दर्न एरियाज़ हो गए, KP में भी और सिंध के भी तमाम बेशतर अजला में, कराची समेत, तो आज आफ्टरनून से फिर बारिश का इम्कान है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान में भी अच्छी बारिश चल रही है। तो ये स्पेल चलता रहेगा। ये कह लें कोई एक आध पहली तारीख को, 2 तारीख को कोई चंद घंटों का या एक आध दिन का आप कह सकते हैं वक्फा हो सकता है। उसमें भी वक्फा इस तरह से मुकम्मल नहीं कि मतलब उसकी शिद्दत कुछ कम हो सकती है, लेकिन अदरवाइज़ ये 5 या 6 अगस्त तक एटलीस्ट ये सिलसिला चलेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में इसी तरह से तेज़ बारिश का स्पेल है। अच्छा। और उसमें ख़ास जो जनूबी पंजाब के जो हिल टोरेंट्स का इलाका है ना, DG खान वगैरह, उन एरियाज़ में 2 अगस्त को, 3 अगस्त को फिर तेज़ स्पेल है। तो ज़ाहिर है उसके नतीजे में पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तुगयानी वगैरह आने का खदशा है। अच्छा, 200 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई भी है क्या रावलपिंडी इस्लामाबाद में? देखिए, स्पेल ज़ाहिर है कंटिन्यू है, तो उसमें यानी गुज़श्ता दिन जो स्पेल हुआ, कल शब हुआ, उसमें 50-60 मिलीमीटर तो बेशतर इलाकों से रिपोर्ट हुई है। तो अगर ये मुसलसल जारी रहता है, 3-4 स्पेल अच्छे इस तरह से होते हैं, तो 200 मिलीमीटर हो सकती है। कोई इतनी एग्जैक्ट अमाउंट तो हम PMD वाले नहीं देते इतना कि जी।
आप तय नहीं कर सकते, इसलिए कि मानसून की बारिश में ना वेरिएबिलिटी काफ़ी होती है, एक एरिया में थोड़ी हो रही होती है, दूसरे एरिया में खासी तेज हो रही होती है। सारे इदारों की कोऑर्डिनेशन हो रही होती है सरदार सरफराज साहब, और ऐसे में अगर 50-60 मिलीमीटर बारिश होने के बाद सैलाबी सूरत हाल यानी अर्बन फ्लडिंग का खदशा होता भी है, और ऐसे में हमने कल रावलपिंडी की सिचुएशन भी देखी, और इसी तरह बहुत सारे इलाकों के मुतालिक भी हम यही देख रहे हैं कि वहाँ पर नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। ऐसे में अगर ये स्पेल जारी रहता है तो क्या इस वक्त बता सकते हैं कौन कौन से इलाके हैं जिससे मुतालिक हम कह सकते हैं वो हॉट स्पॉट हैं, जहाँ पर ज़्यादा खतरा हो सकता है, जहाँ पर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ से मुतालिक अलर्ट्स जारी किए हैं, या कि एक जेनेरिक अलर्ट ही बस जारी किया हुआ है? देखिए, उसमें उसी अलर्ट में मेंशन होता है ना कि कौन कौन से एरियाज़ में, जैसे शुमाली इलाका जाता है KP के अंदर जो मालाकंड डिवीजन पूरा ही उसमें स्वात डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, तो मालाकंड के दूसरे दीर, चतराल और इस तरफ हज़ारा डिवीजन में काला आपका कागान नारान और फिर गलियात का एरिया। तो ये तमाम अक्सर कश्मीर में जो वादी नीलम है और इस तरह से मरी और इससे मुल्का इलाके जो हैं, और ख़ुद रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी 60-70 मिलीमीटर बारिश। आपको पता है कहीं भी 60-70-80 मिलीमीटर अगर आधे घंटे में पड़ जाए तो लो लाएंगे एरियाज तो ज़ेर आब आ जाते हैं, तो मसला पैदा हो जाता है। तो इसके लिए तो मानसून में यानी आपको पिन पॉइंट नहीं कर सकते, हर जगह ही तकरीबन ऐसी है, जब तक कि पूरी एक मानसून हवाओं का रुख एक तरफ चल रहा है और अच्छा खासा एक तरह से भाव है मानसून हवाओं का पूरे उस पर कन्वर्ज हो रहा है पूरे पंजाब पर ही, सिंध के बेशतर ज़िला में भी, तो इसलिए कहीं भी इस चीज़ का या इस बात का इम्कान रहता है। बिल्कुल ठीक हो गया सरदार साहब, बहुत शुक्रिया हमें आगाह करने के लिए। ये स्पेल सरदार साहब ने बताया कि एक आध दिन का एक वक्फा आ सकता है, लेकिन अभी ये जारी रहेगा स्पेल। अल्लाह सबको महफूज रखे, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह सरदार सरफराज साहब ने बताया कि आप पिन पॉइंट एग्जैक्ट नहीं कर सकते, आप एग्जैक्ट जो है वो कितने मिलीमीटर बारिश होगी वो भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मानसून इज़ अनप्रिडिक्टेबल। सो अल्लाह सबको महफूज रखे। सभी ठीक है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कितनी बारिश होगी, लेकिन जो हमारे हालात हैं, जो हमारे शहर की सूरत हाल है, जो हमारे नदी नालों को जिस तरह मॉनिटर कर रहे होते हैं, हम अभी तक प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं गैदर कर पा रहे? अच्छा, हम कह देते हैं जी पूरा डिस्ट्रिक्ट हमने कह दिया जी कि वहाँ पर खतरा हो सकता है, नॉर्दर्न एरियाज की हमने बात कर ली, हमने जेनेरिक सी बात कर दी, अच्छा वहाँ पर ये हो जाएगा जी बारिश होगी। हम अभी तक इतना आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे कि हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट क्यों नहीं है, हम ऐसे प्रोडक्ट क्यों नहीं कर पाते? अच्छा, ये एक लोकलाइज्ड इवेंट खुदा न खास्ता हो सकता है, यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, इस बंद को ठीक करना है, अच्छा यहाँ पर जो नशेबी इलाका है यहाँ पे देख लें कोई चौकिंग पॉइंट तो नहीं है। ज़रा हम तो ये बात करें कि जब इदारों की कोऑर्डिनेशन होती है तो चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट, जैसे NDA में काम कर रहे हैं वो बता रहा होता है, और इसके अलावा बाकी हमारे जो इदारे हैं वो काम कर रहे होते हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब बात करें शोभा, ये कहते हैं हमारी तो बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है, हम जितना कर सकते हैं हम कर रहे हैं, हमारी कैपेसिटी इतनी है और इस कैपेसिटी से ऊपर कोई भी नहीं कर सकता। और फिर दुबई की, न्यूयॉर्क की और ये इस तरह की हमें एग्जाम्पल सामने दी जा रही होती है। बट अगेन शोएब, अगर एक तरह से एक नेचुरल डिजास्टर जब होता है तो ऑब्वियसली उसमें चीजें एक हद तक कंट्रोल की जा सकती हैं, और काफी हद तक आप कंट्रोल नहीं कर पाए। जिस तरह अनप्रिडिक्टेबल अगर एक चीज है तो उसको आप वाकई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती है और उसके बाद हम देख रहे होते हैं कि गली नालों में अच्छा खासा पानी आ जाता है, घरों के अंदर पानी दाखिल होना शुरू, तो फिर हाँ, ये क्वेश्चनेबल है और इस पर जो है वो इंतजामिया जिम्मेदार भी है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं जनाब और बात करते हैं कोहे पेमाई की, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक और एजाज़ पाकिस्तान ने अपने नाम किया है। पाकिस्तानी खातून कोहे पेमा सुल्ताना बीबी दुनिया की दूसरे बुलंद तरीन चोटी K2 उन्होंने सर कर लिया, और ये पाकिस्तान की तीसरी खातून है जिन्होंने K2 सर की है। समीना बेग कर चुकी हैं, नाला क्यानी कर चुकी हैं, अब सुल्ताना बीबी को यह एजाज़ हासिल है। 8611 मीटर बुलंद चोटी सर करने वाली तीसरी पाकिस्तानी खातून। और इससे मुतालिक हम बताएं कि वादी हुंजा के गांव शमशाल की सुल्ताना बीबी, इन्होंने कोहे पेमा सरबाज अली की निगरानी में K2 को सर किया है। और इसके अलावा अगर हम कुछ बात करें आपसे, K2 से मुतालिक एक मिशन इस वक्त जारी है, और ये मिशन नायला क्यानी जो हम वो लीड कर रही हैं, उनकी टीम वहाँ पर मौजूद है। और गुज़श्ता साल जो K2 पर जाँ बहक होने वाले पोर्टर थे हसन शिगरी, उनकी जो मैयत है वो नीचे लाने का अमल शुरू कर दिया गया है। इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड भी शेयर कर दें कि इस साल जब नायला क्यानी K2 की सफाई की मुहिम पर रवाना हुई तो हसन शिगरी की फैमिली ने उनसे मैयत वापस लाने की दरख्वास्त की थी। और अब अपडेट ये आई है कि टीम ने बर्फ़ में जो दबे जस्ते खाकी था उसको बाहर निकाल लिया है। उसके बाद अभी उसको ज़रा थोड़ा सा और नीचे लेकर आना है, आहिस्ता आहिस्ता ज़रा उनकी टीम जो है नीचे लेकर आ रही है। और इस जो टीम है इसमें दिलावर सतपारा हैं, अकबर हुसैन है, जाकिर सतपारा है, मोहम्मद मुराद हैं और अली मोहम्मद सतपारा शामिल हैं। और इसके साथ नायला क्यानी ने रिक्वेस्ट भी की थी कि फ़ंड्स की बहुत कमी है उनको इस मिशन में, और अपील भी उन्होंने की थी कि फ़ंड्स मिलें ताकि इस प्रोसेस को और स्मूथली वो लीड कर सकें।
लेकिन चलें एक फैमिली ने क्योंकि एक बात जब कही तो उसके बाद उसको रिगार्ड करना और फिर इतने मुश्किल मुहिम पे जाना डेड बॉडी वापस लाने के लिए, तो सर बहुत करेज चाहिए और जाहिर सी बात है हम दुआगो हैं कि वो इस मकसद में जल्द से जल्द वो कामयाब हो जाए। अच्छा, एक K2 से मुतालिक एक और ख़बर भी आई है हमारे पास। फ्रांसीसी कोहे पैमा है, उन्होंने K2 की जो चोटी है वो 11 घंटे से कम, ये रिकॉर्ड वक्त है जिसमें सर कर ली है। 32 साल कोहे पैमा है, इन्होंने विदाउट ऑक्सीजन ये चोटी सर की है, 11 घंटे से कम टाइम में सर की है और ये एजाज़ अपने नाम के मतलब अगर बात की जाए तो मतलब ऐसे जैसे आपको यकीन नहीं आ रहा होता, बट ऑब्वियसली तभी एक रिकॉर्ड है कि एक नई चीज़ बहुत इस तरह से सामने आती है अनएक्सपेक्टेड सी, तो जाहिर है वो रिकॉर्ड बन जाती है, बट मतलब बिल्कुल अनरियलिस्टिक। उसके लिए ज़ाहिर ने बहुत सी तैयारी की, बट ही इज़ जस्ट 32 ईयर्स ओल्ड, वेरी यंग। आगे बढ़ते हैं, चीन के शंघाई म्यूजियम की बात करते हैं, जहाँ पर कदीम मिस्री नुमाइश का इनकाद हुआ है जिसमें शहरी अपनी पालतू बिल्लियों के साथ शरीक हुए हैं और अपने अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर किए हैं। अपनी जो कैट्स हैं उनको खूबसूरत क्या मजे के ड्रेसेस पहने हुए थे, क्या मजे की ज्वेलरी पहनी हुई थी, चमचमाता लिबास। अच्छा, किसी ने गोद में उठाया था, किसी ने बास्केट में, किसी ने पाउच में, जो इतनी खूबसूरत सारी बिल्लियां लग रही थी और अपने मुनफरिद अंदाज से हर किसी ने जो है ना ये कैट नाइट मनाई है। कैट नाइट, अच्छा नाम दिया, कैट नाइट। अच्छा, लोग बड़े खुश। अच्छा, लोगों से जब बात हुई ना कि इतनी क्योंकि इतनी अट्रैक्शन और उसके बाद उस पर्सपेक्टिव से लोग, क्योंकि आप एक टाइम दे रहे हैं किसी चीज़ को सजाने में, संवारने में, तो जाहिर है आप बहुत ज़्यादा उसके साथ मानूस हैं। तो लोग ये कहते हैं कि जानवरों के साथ जो है अपने तजुर्बात लोगों ने शेयर किए और उन्होंने कहा कि हमें बड़ा अच्छा लगता है और जब हम अपनी बिल्लियों के साथ होते हैं तो हम सारा स्ट्रेस भूल जाते हैं। अच्छा, उसकी वजह एक ये भी है कि बिल्लियाँ बहुत शरारती होती हैं, तो वो आपको ऐसे डिस्ट्रैक्ट करती हैं और ऐसे अटेंशन सीख करके रखती हैं, कुछ ना कुछ करके कि आप बाकी की टेंशन थोड़ी देर के लिए भूल जाते हो और आप बिल्कुल जो है ना वो फोकस हो जाते हैं कि अब ये कोई नया काम ना कर रहे हैं। हाँ, लेकिन कुछ टेंशन्स ऐसी होती हैं जो आप नहीं भूल पाते, जैसे कि अगर मैं आजकल के दौर में एक टेंशन पाकिस्तान में जो है वो बताऊं तो वो है बिजली का भारी बिल। ये एक बड़ी टेंशन है, वो चाहे आपके पास बिल्ली हो चाहे आपके पास कोई कुत्ता हो। सुनाई तो गई है अभी शोएब के मुसद्दिक मलिक साहब ने बिल्कुल ये उन्होंने कहा है कि बिजली के बिल कम हो सकते हैं, ये उन्होंने खुशखबरी दी है, लेकिन अभी उसको ज़रा प्रॉपर्ली ऐलान होना बाकी है। एग्जीक्यूशन के बाद हम कुछ कहेंगे। इस पर डिटेल से बात करते हैं कि क्या वाकई हुकूमत ऐसी सोच रखती है और क्या वाकई हुकूमत ये करने वाली है कि हुकूमती ख़जाने से क्या वाकई IPPs को अदा किया जाएगा, जो प्रोडक्शन कंपनीज उनको अदा किया जाएगा, कि फिर पाकिस्तानी अवाम पर बोझ थोड़ा सा कम हो। क्या हुकूमत वाकई बोझ उठाएगी? क्या वाकई बोझ उठाएगी, इस पर बात करने। इसके साथ साथ जो अच्छी खबरें आती हैं थोड़ी सी शेयर भी कर लेते हैं। मईशत के लिए 2 अच्छी खबरें आई थी। एक फिच रेटिंग एजेंसी जिसने पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी की रेटिंग को बेहतर किया है और पाकिस्तान की रेटिंग CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दी है और ये कहा है कि IMF मुआहदे से पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग रसाई बेहतर हुई है। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी खबर है वो है स्टेट बैंक की तरफ से, जिसने शरह सूद में 1% कमी कर दी है और 19.5% अब शरह सूद हो चुकी है और गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि महंगाई की शरह 11.5 से 13.5% के दरमियान रहने की तवक्को है और हुकूमत कह रही है कि जो दोनों खबरें आई हैं ये हमारी बेहतर मौशी पॉलिसी का समर है। क्या वाकई ऐसा है और हुकूमत क्या सोच रही है, हुकूमत क्या करने वाली है, अवाम को रिलीफ कैसे दिया जाएगा, क्या बाकी बिजली का बिल कम आएगा, इस पर बात करेंगे। सीनियर रहनुमा PMLN के हनीफ अब्बासी साहब साथ मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। बारिश हो रही है मुख्तलिफ शहरों में और ज़रा उससे मुताल्लिक़ खबरें भी आ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ जगह ऐसी जहाँ पर बारिश ने तबाही भी मचाई है। इससे पहले हमने बात भी की थी। और आज का दिन, आज को पता है आज वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे भी है, आज दोस्ती का दिन मनाया जा रहा है। ये अवाम और हुकूमत की दोस्ती क्यों नहीं होती? ये तो अब जाहिर है मुज़ाकरात के चर्चे होते हैं, सिर्फ मुज़ाकरात एक्चुअली होते नहीं है, तो जाहिर है ये अवाम के काम मुज़ाकरात होते हैं हुकूमत से। ये बात वैसे सही है, अवाम से बात करता है कोई, अवाम से बात करेंगे तो मुज़ाकरात ही होते हैं ना एक तरह से कि अच्छा बात कर रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन सुन रहे हैं, थोड़ी आपकी बात सुनी जा रही है, उसके बाद आपके मुतालिबात पे कोई अमल किया जा रहा है, तो ये तो एक फैक्टर है ना। तो यूँ तो हमें बहुत सी सियासी बातें भी करनी, लेकिन जो मैंने जिक्र किया ना आपसे, एक मौसम का भी मैंने जिक्र किया, फ्रेंडशिप डे का भी, हनीफ अब्बासी सब साथ मौजूद है। आज हम उनसे ज़रा इससे मुतालिक भी बात कर लेंगे। सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। नाश्ता तगड़ा किया था यार, नाश्ता ना ये हमारे पे छोड़ दिया था। वो एक तो मैं आपका ब्रांड एम्बेसडर हूँ पहले तो कोई शक नहीं, मैं तो यही समझ रहा हूँ। सर हैं बिल्कुल, वैसे इतनी तेज बारिश में भी आप आए, बड़ी बात है। और उसके बाद दूसरी बात यह कि ब्रेकफास्ट बहुत लाइट करता हूँ। अच्छा, बहुत लाइट करता। आज क्या खाया आपने सुबह? मैंने 2 ब्राउन ब्रेड स्लाइस ओके और 1 फ्राई अंडा। अच्छा, तो मतलब बहुत घी में। तो वो नहीं होता पराठे
देसी घी के पराठे नहीं और नहीं, चने मैं और अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मैं नहीं खाते अफोर्ड से मुराद ये अच्छा, मैं परेशान हो गया था। मेरी जो है ना, मेरी बॉडी जो है ना वो उसको अब्जॉर्ब नहीं कर सकती। अच्छा चले, ये तो वैसे बड़ी अच्छी बात है, वरना हम तो ये सोचते थे कि आपके इलाके में जाएं, वहां पर जहाँ पर कोई अच्छी निहारी नहीं पाए, नहीं, निहारी मैं खाता हूँ महीने में एक आध दफा। अच्छा। और बहुत अच्छी निहारी मिलती है हमारे यहाँ। जब भी आप आए निहारी अच्छी मिलेगी, हाइजेनिकली भी क्लास की है। और मैं नाम इसलिए नहीं लेता, पहले एक दफा नाम लिया तो आपने नहीं 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 लेना तो इसलिए आप जब भी आना चाहें तो खुली ऑफर है आपको। और क्यों लगी होती है, सारे इस्लामाबाद वाले उधर खड़े होते हैं जाके, मतलब इतनी अच्छी होती है। नाश्ते की दावत होगी हमारी। और पूड़ी हलवा भी होता है। अच्छा। और खास तौर पे इस मौसम में तो ज्यादा लोग पूड़ी निहारी हलवा वैसे कराची की अच्छी होती है नहीं? नहीं, कराची का मैच नहीं है। आप लाहौर, कराची वाले कहते हैं लाहौर बहुत अच्छा है फूड के लिहाज से, और पिंडी आज से 20 साल पहले तो मैं नहीं कहता सही है। लेकिन अब जो है नेम एनीवन के आप ये फूड खाना चाहते हैं वो आपको सब यहाँ मिलता मिल है। जाएंगे, सब। वैसे शेख रशीद साहब भी बड़े फूडी रहे हैं, कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि इकट्ठे कहीं खाना शाना खाया हो? कभी अच्छा, मुझे जिंदगी में ऐसा हुआ हो? मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे कभी उनके साथ, हालांकि पॉलिटिकल लोग आपस में बैठते हैं उठते हैं, ये पीपल्स पार्टी के जितने लोग हैं, एमक्यूएम के जितने लोग हैं, काफ लीग के जितने लोग थे, सबके साथ किसी के साथ डिनर, किसी के साथ लंच, किसी के साथ कॉफ़ी, किसी के साथ वैसे गपशप, ये अल्लाह ने मुझे नसीब नहीं किया जी। मुझे ये गिला है आपकी वैसे, ये मेरी खुशकिस्मती है। इतने लोग उनके साथ नाश्ता करते हुए दिखाई देते हैं। खुशकिस्मती है। ओ यकीन माने, मैं अब क्या, आप किधर आप मुझे ले गई हैं, वो नाश्ता मैं नहीं कर सकता। अच्छा, बहुत ज्यादा डोंगों heavy। के साथ मैं नहीं खा सकता हाथों के साथ तो खा सकता। अच्छा ठीक है। अच्छा आज फ्रेंडशिप डे भी है, जी। बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? मेरा मैं यहाँ पे किसी एक का नाम नहीं ले सकता, मेरे लिए बड़ा मुश्किल लेकिन हो जाएगा। कोई एक होता है ना जो कि हम कहते हैं कि कुछ भी हो सबसे पहली कॉल उस शख्स को जाएगी। एक्चुअली ना मेरे जो जेल का टाइम था ना, इसमें बहुत सारी चीज़ों ने ना मुझे जिसे कहते हैं पंजाबी में चानन हो गया कि मैं क्लेम कर रहा था, मैं एक्चुअली दोस्त अहबाब के साथ ना अपनी तारीफ, सेल्फ प्रेजिंग में बात आ जाएगी, लेकिन मैं चीट नहीं करता। मैं किसी काम का ज़िंदगी के अंदर, अगर मेरे पास कोई दोस्त भाई आया मेरा, जो जैसे मैं दोस्त समझता था, तो मैंने उसके काम के लिए कभी मुआवजा नहीं लिया। अच्छा। ये भी दुनिया सुन रही होगी, वो लोग भी सुन रही होंगे, तो जिस किसी का हो तो आपके चैनल के बाहर आके खड़ा हो जाए। मैंने कभी किसी ज़िंदगी में किसी दोस्त के काम का मुआवजा नहीं लिया। okay. लेकिन जब मेरी बारी आई तो जो मुश्किल वक्त था मेरे ऊपर, और जो मेरी फैमिली के ऊपर, और उस दौरान मैंने ना देखा कि बस चंद लोग थे जो डे वन थे मेरे साथ थे। जो बड़ी बड़ी बिग गन्स थी ना, वो पहले दिन ही भाग गई थी, मुंह फेर लिया सबने। वो भाग गई थी, मेरी फैमिली से मुंह फेर लिया, जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया। जेल तो आना नामुमकिन, लेकिन जो लोग मेरी दुकानदारी के हवाले से, जब से मैं दुकानदार था, अपनी ज़िंदगी को, प्रैक्टिकल लाइफ को शुरू किया, वो जो 8-10 दोस्त थे वो मेरे साथ रहे। वो 8-10 नहीं थे, मेरे जो बाकी भी लोग थे, लेकिन मैं कहता हूँ कि जिन्होंने बहुत रोल अदा किया। बाकी ये रोल भी था, 100-200 बंदा अटक के बाहर खड़ा होता था, कैंप जेल के बाहर, अडयाला के बाहर, वो लोग मेरे वोटर्स जो थे, जो बड़े मुखलिस थे, मिडिल क्लास थे। लेकिन जो बिग गन्स थी, बिग गन से मुराद समझती है ना आप? जी। पैसे शैसे वाले, वो सारे भाग, जिनसे एक्सपेक्टेशंस भी थोड़ी ज्यादा होती है कि हाँ बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखिए ना, आप किसी के साथ खड़े होते हैं और सिंसियरली खड़े होते हैं, किसी से, मैंने फिर वही कहा कि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्ट किसी का मुआवजा भी नहीं दिलाते हैं, तो उससे एक्सपेक्टेशन क्या होती है आपकी? ये होती है ना कि आपके ऊपर अगर बुरा वक्त आ जाएगा तो कम से कम आपकी फैमिली को लुक आफ्टर कर लेंगे, बाकी तो आपने खुद ही सहना होता है। लेकिन वो सारी बातें गलत साबित। कोई एक ऐसा दोस्त जिसपे, वही वाली बात जो अभी आपने बताई उसे दोहराऊंगी, जिससे बहुत एक्सपेक्टेशन थी, कोई एक शख्स जिसपे सबसे ज्यादा दुख हुआ कि ये मुश्किल वक्त पे? नहीं, मैं इतना बच्चा, अच्छा वो भी लंबी लिस्ट है। इतना बच्चा नहीं, लंबी लिस्ट है, लंबे, और किसी की दिलादारी करना मकसूद नहीं। स्कूल के दोस्त भी हो सकते हैं। देखिए मेरी बात, क्या पता राह रास्त पे आ जाए। नहीं, देखिए मेरी बात, अब सारी राह रास्त पे हैं, उनके सबके साथ मेरी अब दोबारा है दोस्ती, हो गई। लेकिन वो मैं एक लिमिट तक रखता हूँ ना। फिर ये नहीं है कि उसके लिए, जैसे हमारा होता था कि हमने क्रीज से बाहर निकल के खेलना है, उसके लिए जाके लड़ जाना है, मर जाना है, वो कहानी नहीं है। बस जितने वो हैं उतने हम हैं। लेकिन वो जो बुरे वक्त के साथी हैं मेरे, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा MP है आजकल मेरे साथ, ज़ियाउल्लाह शाह उसका नाम है, ये ख्वाहिश भी आपकी पूरी कर देता हूँ। और
वो शख्स मेरा उसका कोई फाइनेंशियल एक पैनी का इंटरेस्ट कभी नहीं रहा। 20 साल से 25 साल से मेरा दोस्त है, भाइयों की तरह फैमिली हूँ। वो शख्स मेरे बेटे के साथ डे 1 से, अभी मेरे बेटे की 32 है, उस वक्त वो 6 साल पहले आप अंदाजा लगा लें, हर जेल के बाहर उसके साथ वो खड़ा होता था, हर मेरी तारीख पे वो खड़ा होता था। 2 मेरे पख्तून भाई हैं, एक का नाम इस्मतुल्ला है, एक का नाम गुल खान है। ये दोनों भी ये आम से छोटे छोटे से दुकानदार हैं, बहुत छोटे दुकानदार हैं लेकिन बहुत बड़े हैं। तो ये दोनों भी अदालत के बाहर, और हर मेरी जो तारीख जेल में मुलाकात थर्सडे को होती थी मेरी फैमिली की और दोस्तों के साथ होते थे। दोस्तों के साथ तो एक फिंगर के साथ होती थी मुलाकात, यानी एक जाली होती थी तो उसमें से मैं एक फिंगर निकालता था, तो वो फिंगर के साथ फिंगर हम मिलाते थे। और उनमें से ये 2 हर पेशी के ऊपर और हर मुलाकात के ऊपर ये 2 लोग मौजूद थे। अब देखिए ना, इन लोगों ने जो मुकाम पाया है, तो अब मैं कहाँ यहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम कैसे लूँ मैं, या बड़े बड़े मैं किसी और शख्स का नाम कैसे लूँ। हैं इंडस्ट्रियलिस्ट भी 2, 3, 4 दोस्त ऐसे हैं, लेकिन वो फिर 6 बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन मैं इसलिए इन लोग, अब ये लोग जब मेरे सामने आते हैं तो मैं इनके साथ खड़ा हो जाता हूँ। और मैं ज़िंदगी के अंदर एक बात आपको बताऊँ, ये बड़े अच्छा, मैं लोगों को भी कहूँगा कि आपका पता होना चाहिए आप किसके साथ हैं। आप इनके साथ हैं, इनके साथ हैं, उनके साथ हैं, मेरे साथ है, किसके साथ है। और मैंने ज़िंदगी के अंदर ये तय किया हुआ है कि जिस दिन किसी के साथ नहीं है तो दूसरा दिन नहीं गुजारना उसके साथ, उसको बता देना कि भाईजान थैंक यू सो मच। हाँ, उसके असूल हैं। असूल ये हैं कि ये जैसे अभी हमारी पार्टी से बहुत सारे लोग गए हैं और जाकर टेलीविज़न पे बैठ के अब वो कभी मियां नवाज शरीफ पे तनकीद कर रहे होते हैं, कभी पार्टी पॉलिसी पे तनकीद, कभी शहबाज साहब पे तनकीद कर रहे होते हैं, कभी मरियम बीबी पे तनकीद कर रहे होते हैं। शायद ये वक्त मेरे पे कभी भी ना आए, और इसलिए कि जहाँ आपने अच्छा वक्त गुजारा हो, जहाँ आप अच्छे तरीके से किसी की तारीफ की हो। अभी देखें ना, अभी आपने मुझसे बड़ा कोशिश की वो नाम तो बता दें उन पे जिन पे बड़ी मालूम था हमें कि आप नहीं बताएंगे, जिन पे बहुत एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है ना, आप ठीक कह रहे हैं, आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं भी ठीक कह रहा हूँ कि मुझे किसी की दिलासारी मकसूद नहीं है। और हो सकता है कि शायद मैंने उनको बावर भी ना करवाया, और हो सकता है उनकी मजबूरी भी रही, उनकी मजबूरी हो। देखे ना, जो बड़ा स्टेक होल्डर है ना, उसकी मजबूरी है। कल एक इशू के ऊपर मैंने एक बुजुर्गों को फ़ोन किया। इशू ये था कि जो काजी फाइज ईसा साहब वाला इशू था, मेरे बहुत ही, मैं उनको लव भी करता हूँ, अकीदतमंदों में से भी हूँ। तो उन्होंने एक लफ्ज़ उन्होंने कहा कि मुझे इस चक्कर इसमें ना घसीटें, तो मैं समझता था कि क्यों उनकी ये मजबूरी है। लेकिन आप देखें कि कल का जो हमारा इवेंट था जिसमें मैं था बाकी लोग भी थे, हम किसी शख्स के साथ इसलिए नहीं खड़े हुए कि हमें उससे कुछ चाहिए या उसने हमें कुछ दिया है, लेकिन आप खड़े हो इसलिए हो गए कि ये अनारकी वाली बातें हैं, ये कल कला आप पे, मेरे किसी पे, के साथ हो सकता सही बात है। तो अगर आज हम ना खड़े हुए तो फिर कल हमारे साथ कोई खड़ा नहीं एब्सोल्युटली। तो इसलिए आप खड़े हो, जहां आइन आपको इजाजत देता है, कानून आपको इजाजत देता है, उसके मुताबिक आप लोगों के साथ इस तरह खड़े हो कि जाने के बाद भी लोग आपको याद रखें कि और ट्रकों के पीछे, बसों के पीछे लिखा होता है तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। किसी के दिल में हुई होगी ना उसके लिए मोहब्बत, प्यार, उसने लिखा होगा, और उसने लिखा होगा। और हकीकी मानों में आप देखें कि जब भी कोई शख्स घर से जाता है तो उस वक्त उसकी इम्पोर्टेंस फील होती है। मैंने आगे भी शायद एक प्रोग्राम में आपने कहा कि मेरी ज़िंदगी में कोई रिग्रेट नहीं है कि यार मेरे पास पैसे होते या 100 कनाल का घर होता, ये ऐसी चीज़ें कभी ज़हन में आई ही नहीं। सही। जो मांगा अल्लाह ने वो दे दिया, और इतना ही मांगा जिससे किसी का मोहताज ना हो। लेकिन अपने वालदैन की कमी जो है ना, वो मुझे आज भी, यानी 86 में मेरे फादर की डेथ हुई, 95 में मेरी वालदा की डेथ हुई, लेकिन मेरी ज़िंदगी की एक ही ख्वाहिश की, काश वो जिंदा होते, बेशक व्हील चेयर पे होते, तो इससे बड़ी बस उनका होना ही, उनका होना ही था। तो जिनके पास है, मैं यही बात कहूँगा, वो उनकी बड़ी कदर करें, बहुत वो इतनी कदर करें। मैं देखता हूँ कई दफ़ा ऐसी वीडियोज़ आती हैं जिसमें बेटा, अभी मैंने एक बहुत बड़े ताकतवर शख्स था अपने ज़माने का, मैं नाम फिर नहीं लूँगा, तो वो उसकी दिलादारी होगी, यानी उसका बेटा उसको पोर्शन से निकाल रहा है। वो देखा होगा आपने भी, सारे इस तरह के तो आए दिन क्लिप्स हम देख रहे होते हैं। बदकिस्मती है हमारी, ये बड़े बदकिस्मत लोग हैं, ये बड़े बदकिस्मत, ये माँ और ये बाप, ये नहीं मिलेंगे दोबारा। एक बार चले जाएं वाकई। आप देखें ना, हम भी सोचते हैं, खैर हमें तो उन्होंने पाला पोसा, और जब हमारी बारी आई तो वो थे ही नहीं, कोई एक भी नहीं था। लेकिन ये है कि अगर वो उस वक्त हमें पता होता कि इन्होंने इतनी जल्दी चले जाना है,
तो हो सकता है 3 घंटे देने की बजाय हम 6 घंटे उनको देते हैं। और वैसे तो आसपास हो तो हमें पता ही नहीं चल रहा। ये नहीं मिलती चीज़, ठीक है ना। आप खुद बच्चे आपको मिल सकते हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है जी, आपको और जो भी हर चीज़ अल्टरनेट है, लेकिन माँ बाप का अल्टरनेट नहीं। तो ये बात ट्रू दैट। चलें जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सियासी बात भी करते हैं आपसे। जो माहौल चल रहा है इस वक्त, एक धरना भी जारी है जमात इस्लामी का। लगता यह है कि हुकूमत ने घुटने टेक दिए उनके सामने, उनकी बातें मानना शुरू कर दी हैं। मुसद्दिक मलिक साहब ने भी कहा कि बिजली के बिल अब कम आएंगे। अच्छा, ये मुझे नहीं पता मुसद्दिक मलिक साहब ने क्यों कहा कि बिजली के बिल कम आएंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हालात, ये वाक़यात एक दिन में पैदा नहीं हुए, और फिर जब आप किसी से कर्ज लेते हैं तो उसकी शराइत उसकी होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस उसकी होती हैं। बेशक आप गली मोहल्ले में मुझे ज़रूरत पड़ जाए लाख रुपए की, 2 लाख की, जिसमें पैसे लेने जाऊंगा वो कहेगा भाईजान 2 लाख दे होते इतने पैसे मैं लाऊंगा, इतने दिन वापस करोगे, ठीक है। अब ये क्योंकि IMF के साथ हमारा एग्रीमेंट है, ठीक है, और हमें बेल आउट पैकेज चाहिए था, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो चलती आई हैं, जैसे IPPs की बात। सिर्फ IPPs की बात नहीं है, हम सिर्फ IPPs पे, मैंने खुद नेशनल असम्बली के अंदर IPPs के ख़िलाफ़ जो है वो बात की है, ठीक है। लेकिन इसमें जो फॉरेन में कंपनीज हैं उनका कतन कंसिडर नहीं करूँगा, इसलिए कि आपके सॉवरन, उनके साथ भी, लोकल वालों के साथ भी हमारी सॉवरन गारंटी के साथ एग्रीमेंट हुए हैं। सही है। लेकिन मेरा फिर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल इस वक्त हैं वो मेरा ख्याल है कि ना मेरे जैसा बंदा अफोर्ड कर सकता है, ना आप जैसा कोई भी नहीं कर आम आदमी। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अभी चंद दिन पहले एक मैं TV चैनल पे गया, वहाँ मैं मेकअप आर्टिस्ट थी, तो वो बहन को मैं पूछा, मैंने कहा जी आप, वैसे ही पूछा मैंने, वैसे ही पहले तो जाते ही उसने कहा, सीधी सी बात है, उसने कहा अब भासी साहब ये बिल कब कम होंगे हमारे, हम तो मर गए। तो मैंने कहा आपका बिल कितना आया, उसने कहा 38,000, 38,000। इतनी उसकी तनख्वाह मुश्किल मैं कहाँ होगी बेचारी की, मतलब एक सिर्फ उसके लिए तो नहीं। लेकिन देखिए, इस बिगड़े हुए काम को संभालने के लिए आप रोज नया तजर्बा नहीं कर सकते। ये तो मेरी बात आप मान लें, पूरी कौम मान ले कि 2017 में एडवेंचर ना किया जाता मियां नवाज शरीफ के साथ, मतलब क्या आज तो इस तरह लग रहा है ना कि वो फैसला उस वक्त सबके ज़मीर सोए हुए थे, किसी एक का ज़मीर नहीं जाग रहा था। वो कहा गया, बुलाया पानामा के ऊपर, और बेटे की सैलरी ना लेने के ऊपर मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को घर चलता कर दिया। ठीक है, चलता कर दिया। पहाड़ी से लुढ़कता हुआ पत्थर जो है ना अभी तक लुढ़क रहा है। ये मैं फिर कहता हूँ, ये दुकान नहीं है सर, ना ये पहली बार हुआ और ना ये आखिरी बार हुआ, उनसे पहले भी और उनके बाद भी मुंतखब वज़ीर आज़म घर गए। तो फिर इसी तरह फिर देखे ना, या आप ये माने फिर जो बाद में वो भी गलत था और जो पहले वो भी गलत था। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, 97 हो और अपना 99 हो या 2017 हो, लेकिन 2018 में फ़र्क है, ये मैं 2022 में फ़र्क है। अच्छा, फ़र्क क्या है? किसी जगह के ऊपर 99 में जब नवाज शरीफ साहब को उतारा गया तो माशाल्लाह लगाया गया, जब 2017 में उतारा गया तो नो कॉन्फिडेंस के जरिए नहीं उतारा गया, एक भूडे केस के अंदर के अपने ही बेटे से सैलरी ना लेने के ऊपर, ठीक है, ये ना जी, उतारा गया। जो वो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आज भी हमारे खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस आती है, कल शफकत महमूद, कल शफकत जी, ये डर है कि आ सकती है। देखिए, पॉलिटिक्स में डर नहीं होता, इम्कानात होते हैं, हर चीज़ के इम्कानात। कल आपने शफकत को सुना है, शफकत महमूद बड़ा डिसेंट आदमी PTI के अंदर, उसमें तो कोई शक नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने तो कभी उनके खिलाफ ये शोधापुना या शब्दाबाजी नहीं देखी। एक तो उसने कहा कि साइफर झूठ था, अमेरिका ने हमारी हुकूमत नहीं गिराई, ये उन्होंने मतलब कैटेगोरिकली कहा। ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि किसी सूरत भी ये जो कुछ हमने किया उस वक्त, हमारे पास तो 5 हुकूमतें थी। देखिए, आप गुस्से में कोई फैसला, मैं किसी ने मुझे कहा, मुझे नहीं कहा, मैं आजकल कुछ इसमें देखता रहता हूँ, अच्छी चीज़ें भी देख लेता हूँ। अच्छा। तो उसमें लिखा हुआ है कि बार बार जो अच्छे लोग हैं, कोई इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो कहते हैं कि आप रिस्पॉन्ड टाइम बढ़ाएं। मतलब फर्स्ट जब मुझे अभी गाड़ी में बैठता हूँ, मेरा काम नहीं हुआ, तो मुझे किसी ऑफिसर के ऊपर गुस्सा है, तो मुझे जरा थोड़ा टाइम ले, आधा घंटा ले लूँ, घंटा ले लूँ। अगर मैं फौरी रिस्पॉन्ड करूंगा तो गलत हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ये बड़ा उन्होंने क्या किया है, 74 साल की उम्र में एक बंदा ना सीखे तो मेरा तो कसूर कोई नहीं है ना, बाकी की उम्र भी। मैंने तो सीखा है। सही है, मैंने तो सीखा है। मैं तो खुद कहता हूँ मैंने सीखा है, मैं खुद सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करता हूँ, रोज सीखता हूँ। लेकिन 2003 वाला नहीं बासी, आज बहुत फर्क है।
जेल से पहले वाला नहीं वो बासी, जेल से बाद वाला नहीं वो बासी। उसने क्या किया उस बंदे ने 74 साल के, वो गुस्सा कर गया। वो गुस्सा करके उसने क्या किया, अपनी 5 हुकूमतें अपने हाथ से गिरा दी। और 135 एमएनए आपके पास है, जरा बात समझने की, 135 एमएनए आपके पास है, जीपी की गवर्नमेंट आपके पास है, आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट आपके पास है, पंजाब आपके पास है, केपीके आपके पास है। और मुझे बताएं, मुझे पागलों वाली बात है, 1.5 साल रह गए। ये रिग्रेट पीटीआई को है, 1.5 साल रह गए हैं। आप उस असेंबली में बैठ के टफ टाइम दे। हनीफ अब्बासी साहब, क्या आप लोग भी मुतालबा नहीं करते कि जो इस वक्त अदम इस्तेहकाम है, मौशरी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करने के लिए ट्रिब्यूनल्स के फैसले आ जाएं तो चीज़ें ज़रा वाज़े हो जाएं? ये आप लोग चाहते ही नहीं है? ये सिर्फ ट्रिब्यूनल्स के फैसलों पे बात नहीं है। देखिए थोड़ा सा ना इसको समझने की कोशिश करें, पूरी कौम समझने की कोशिश करें। एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे नेतन्याहू जो इस वक्त मुसलमानों के कत्ल से उसके हाथ रंगे हुए हैं, वहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास होती है उसके हक में, उसको बुला के क्लैपिंग की जाती है। उस वक्त जब फ़लस्तीन के ऊपर जनाब बमबारी की इंतहा, उसी हाउस के अंदर ये जो इंतशार से पे मबनी पार्टी है, इसके हक में वहाँ पे रेजोल्यूशन पास होती है और उतनी भारी अक्सरियत से होती है। अच्छा, फिर हाउस ऑफ कॉमन के अंदर जो है, ये मैं थोड़ा सा एक नुक्ता समझा दूं, फिर आप जितना मर्जी मुझे जोड़ गई है। हाउस ऑफ कॉमन के अंदर नेतन्याहू का राइट हैंड खड़ा होता है और हमारी इसी पार्टी के इंतशारी लोग जो हैं वो उनके साथ खड़े होते हैं। इस वक्त दुनिया जो है ना, पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम को मतलब कि अपने अरूज पर पहुंचाने के लिए पीछे खड़ी हो गई है उनके साथ। और वो जो सोशल मीडिया था, वो सोशल मीडिया इधर पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा, वो तो खुद मान गए हैं ये सारे, वो बाहर बैठे हुए, वो अरबों डॉलर इन्वेस्ट हो चुके हैं और वो अरबों डॉलर इन्वेस्ट हुए हैं पाकिस्तान में अनारकी पैदा करने के लिए, सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए। आप देखिए बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, क्यों आपका 15-20 दिन बाद या महीने बाद आपकी एयरपोर्ट का ओपनिंग है, ठीक है, दुनिया हिंदुस्तान है या कोई और हमारे गैर जो ममालिक में से जो हमारे पाकिस्तान के वजूद को जिन्होंने तस्लीम नहीं किया, वो उन लोगों के पीछे खड़े हो गए हैं। और वो इन्वेस्टमेंट जो है, उस इन्वेस्टमेंट की बदौलत इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर, कोई किसी किस्म के हक की बात, कल मैं बलूचिस्तान के सीएम की मैं स्पीच सुन रहा था उनकी असम्बली के अंदर, मैं खुद स्पीकर हूँ, बाकी दोस्त भी हमारे 3-4 जिनको मैं लाइक करता हूँ, मैंने इनको कभी नहीं सुना था। सही, कल यकीन माने उस शख्स ने जो स्पीच की है, मैं कहता हूँ वो सारी कौम सुने। उसने कहा कि आप किस हकूक़ की बात कर रहे हैं, किसके कत्ल की बात कर रहे हैं। हाँ, मिसिंग पर्सन हैं, हम कहते हैं कि मिसिंग पर्सन नहीं होने चाहिए, लेकिन जिन पंजाबियों को उठाकर 11 पंजाबियों को उन्होंने वजाहत की, कोई वेल्डर था, कोई मतलब हेयर ड्रेसर था, कोई टेलर था, कोई वो क्या था, बार्बर था, उसको उठा के आपने 11 को मार दिया। क्या कभी पंजाब के अंदर किसी बलोच को मारा जाता है? क्या कभी पख्तून को मारा जाता है? ये कौन सी रविश पे आप चल पड़े हैं? आप दुश्मन की रविश पे चल पड़े। बड़ी अच्छी तकरीर, नो डाउट। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हमारे भाई हैं जो भी आए, लेकिन रियासत को दाव पे लगाकर, रियासत को कंप्रोमाइज करके हम किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात नहीं। बट हैविंग सेड दैट, कि आप जो सारी बात कर रहे हैं, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पीटीआई भी शामिल है इस सारे सिचुएशन में? यस, वो क्या करते। अच्छा, अब देखिए ना, एक लालच है ना, एक कि हमने इक़्तिदार हासिल करना है, बेशक मुल्क पाकिस्तान पे, वो खुद उन्होंने कहा कि बेशक बम गिरा दिया जाए, जो भी कर दिया जाए। इस वक्त हर वो काम करने के लिए पीटीआई तैयार है जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेला जा रहा है। अच्छा, हर के पीछे खड़े हो जाते हैं वो, और हर चीज़ को लेके वो देखे ना, एक खातून, वो आपने देखा होगा, वो 16 लाख के करीब उसी के एक ही खातून 16 लाख फेक अकाउंट चला रही थी। और जो अज़मा बुखारी के साथ हुआ, आप भी खातून है, मतलब कि वो किसी के साथ मैं कहता हूँ कि खुदा की कसम ये हमारी सियासत के अंदर रवायात थी नहीं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। आज मनाया जा रहा है दोस्ती का आलमी दिन। हर दिन दोस्ती का दिन होता है, हर दिन दोस्ती का दिन होता है। हम कुछ एक दिन जो है वो हम डेडिकेट कर देते हैं ना, कि ताकि हम इंपॉर्टेंस को समझें, क्योंकि आए दिन हम ये देख रहे होते हैं कि ठीक है दोस्त हमारे साथ हैं, लेकिन हम कभी एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे होते, अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ होते हैं, और कभी हम उनको थैंक यू भी नहीं कर पा रहे होते, कभी उनकी इंपॉर्टेंस की रियलाइजेशन भी हमें नहीं हो रही हो। तो एक दिन जो है वो आज का दिन जिस तरह से है, हम डेडिकेट कर देते हैं कि अपने दोस्तों को प्यार भरे हम मैसेजेस भेजें, उनके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। अब पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमारे तो दोस्त ही नहीं है, ठीक है, वो कैसे रहते कुछ हैं? लोग विदाउट फ्रेंड्स, या कुछ लोग कहते हैं हमें दोस्ती करने में बहुत मुश्किल पेश आती है। मतलब
बहुत कम दोस्त हैं, कुछ ये कहते हैं अच्छा हमें बड़े पुराने दोस्त कुछ हैं, उसके अलावा हम नई दोस्तियां नहीं हम कर पा रही होती हैं। और ऐसे में सबीन समटाइम्स हम ये भी देखते हैं कि आपके बहुत ज़्यादा दोस्त होते हैं, बहुत ज़्यादा दोस्त। अच्छा ये भी लोग कहते हैं कि तुम्हारे सब दोस्त कैसे हैं और वो कहते हैं बस आई एम फ्रेंडली, मेरा नेचर ऐसी है। वो नहीं, वो एक वजह ये भी होती है कि शायद हम दोस्ती की जो डेफिनेशन है ना उसको हम अभी तक समझ नहीं पाए। हम अपने कोलीग्स को भी कोई पूछेगा वो कौन है जी, जानने वाला बंदा आपको मिला रास्ते में, आप सिर्फ उसको जानते हैं, लेकिन आप अक्सर ये कह देते हैं ये तो मेरा दोस्त है। अब जो दोस्ती की डेफिनेशन है ना उसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्ती कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, और दोस्ती एक्चुअली होती क्या है, ये हमने कुछ टाइम पहले नईम बुखारी साहब से भी पूछा था कि दोस्ती क्या है, उन्होंने कैसे इसको डिफाइन किया, आइए आपको सुनाते हैं। काम नहीं है, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये टेक एंड गिव है ऑफ योरसेल्फ, अपनी जात का। अगर वो आप नहीं दे सकते हैं तो आप इस काबिल नहीं कि आपके साथ दोस्ती की जाए। ये नहीं कि जी आप पेंसिल पकड़ा दी या गाड़ी ला जाए, ना 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 ना, गिव ऑफ योरसेल्फ और अपना वक्त दें और कोशिश करें, कोशिश कि मुनाफकत आपके करीब ना आए। कोशिश करें कि वो आदतें डालें आप जिनको आप खुशी से निभा सकें। और वो बुल्ले शाह का एक मिसरा है, सन मार ते बन घर रब दा, ओ ठगा दे ठग नू ठग। वो ठगना तो रब को ठगो ना, बंदियां नू की ठगना है, तो सब करते हैं, उससे खींचो, टेक फ्रॉम हिम। और ये जो पर्दा है ना, ज़ोफ़े जुनू को वक्त तपिश दर भी दूर था, व्हाट इज द लिफ्ट एंड बी देयर, व्हाट इज मेराज, लिफ्टिंग द वेल। जो माउंट सिनाई पे हजरत मूसा के साथ हुआ वो लिफ्टिंग द वेल नहीं हुआ, गुफ्तगू हुआ है और आग आई है। लिफ्टिंग बुखारी साहब गुफ्तगू करते हैं, दिल चाहता है बस सुनते रहें, उनको सुनते रहें, इतनी खूबसूरत अंदाज में वो बात कर रहे होते हैं। अच्छा, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, दोस्ती से मुतालिक आपकी राय क्या है आप शेयर करें। किसी दोस्त से मुतालिक कोई बात करना चाहते हैं तो बात करें। कोई दोस्त ऐसा जो बिछड़ गया आपसे, कोई दोस्त ऐसा जो नाराज़ हो गया आपसे, मनाना चाहते हैं लेकिन शर्माते हैं, बात नहीं करते, हमें कॉल करें, हो सकता है आपका दोस्त बात सुन रहा हो। आज इसी पर हम बात करेंगे। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उज़मा मसरूर साहिबा साथ मौजूद हैं। उज़मा साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़िंदगी में दोस्ती कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी ही दोस्ती है, इसलिए हर रिश्ते में, इसलिए कि देखें हम, आपने बड़ी अच्छी बात कर दी कि हमें डिफ़ाइन करना चाहिए कि दोस्ती क्या है। ठीक है, दोस्ती ऐसी चीज़ नहीं है जो खुद से क्रिएट कर ली जाए, या आप दिल चाह रहा है कि जी दोस्ती कर ली जाए तो हो जाए, दोस्ती ऐसी नहीं होती, खुद हो जाती है। एक तो ये कि खुद ब खुद हो जाती है, और दूसरी ये कि अगर आपका कोई रिश्ता भी है तो उसमें भी दोस्ती होती है। और जो अब हम दोस्त बना रहे होते हैं तो हम कोई क्राइटेरिया नहीं बना के सेट कर रहे होते कि ऐसा दोस्त ऐसा दोस्त। दोस्त वो होता है जो क्लिक कर जाए, जिसके साथ आपके दिल का रिश्ता क्रिएट हो जाए। तो पता तब चलता है जब दोस्ती हो चुकी होती है, जब दोस्ती हो चुकी होती है और हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि हम डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, या एक दूसरे की मतलब इमोशनल सपोर्ट भी हैं, हम मेंटल सपोर्ट हैं। तो यही जो आपने भी जिक्र किया कि आलमी दिन, तो आलमी दिन होता है इसलिए कि अब ज़रा थोड़ा सा फोकस करके ये भी देखें कि इस पर्टिकुलर चीज़ को हम कैसे लेते हैं। तो वैसे आपकी बात ठीक है कि फॉर ग्रांटेड लेते रहते हैं दोस्ती को, लेकिन बाकायदा इसके ऊपर सोचना भी चाहिए और आपको ब्लेसिंग्स का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि अगर आपके इर्द गिर्द अच्छे लोग हैं जो आपके दोस्त भी हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये एक तरह से बड़ी ब्लेसिंग है, अच्छे फ्रेंड्स। अच्छा, अब बहुत सारे लोग, क्योंकि हम थोड़ा सा मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी बात कर रहे हैं कि ज़ाहिर है एक अच्छा दोस्त आपके पास अगर है, आप उससे दिल की सारी बातें कर रहे हैं और उसके बाद ज़ाहिर है आप हल्का फील कर रहे हैं, आप अच्छा फील कर रहे हैं, आप फ़ौरन उस शख्स को कॉल करते हैं एंड देन यू नो आपको एक सपोर्ट मिल रही होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ज़ाहिर है अगले जो एस्पेक्ट्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। कॉलर है उनको पहले शामिल करते हैं। उसामा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उसामा, क्या कहना चाहेंगे? जी वालेकुम सलाम जी, क्या कहेंगे आज दोस्ती के आलमी दिन के हवाले से? जी बिल्कुल, ये आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। मैं आपका जो प्रोग्राम है वो डेली जो है ना सुनता हूँ, देखता हूँ। तो दोस्ती के हवाले से यही कहना चाहता हूँ कि दोस्त एक बहुत एक अजीम नियामत है, होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन दोस्ती एक बरकरार रखना वो एक अहम, बहुत ज़्यादा अहम फन है। वाओ, दोस्ती बरकरार रखना एक फन है। बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्या दोस्ती में एफर्ट पुट करनी होती है या बस नेचुरली दो लोग जैसे हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, दे गुड फ्रेंड्स, अब वो आपके साथ हैं जब हो सकते हैं,
आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना, बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करना, क्या ये चीज़ आपको थका नहीं देती ज़िंदगी की और परेशानियों के साथ? जी, ये देखिए, ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। और दोस्ती को डिफाइन करते हुए मैं ये भी कहूँगी कि जो चीज़ बर्डन बन जाए, जो चीज़ बोझ बन जाए, या जो चीज़ टेंशन बन जाए, टॉक्सिक हो जाए, फिर वो फ्रेंडशिप नहीं रहती। और मेजॉरिटी केसेस में ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा गिव कर रहे हों, और मतलब वही बात है गिव एंड टेक में, बहुत ज़्यादा दे रहे हो दूसरे को और आपको इन रिटर्न मिल ना रहा हो, ठीक है, तो उस सूरत में भी ताल्लुकात ख़राब होते हैं। और इसका ऑपोजिट भी होता है कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा आपके लिए कर रहा है और आप इन रिटर्न नहीं कर रहे, और फिर वो चेंज हो जाता है और आप उसे कहते हैं कि भाई अब तो तुम बदल गए हो, पहले तो तुम बदले हुए नहीं थे। तो ये है कि देखें, जो एक तरह से क्वालिटीज़ हैं एक अच्छी दोस्ती की, वो क्या होती हैं, उसमें ये होता है कि आपने दूसरे को स्पेस भी देनी होती है। देखें, जब आप किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई मेरा दोस्त है तो वो किसी का दोस्त नहीं हो, पोजेसिवनेस जो है वो सबसे बड़ा डेंजर है दोस्ती के लिए, क्योंकि जब आप दूसरे को कंट्रोल करना चाहेंगे तो देखें, बाय नेचर इंसान जो है वो फ्री विल का मालिक है, उसका दिल चाहता है, सफोकेट होने लगता है इंसान, सफोकेट होने लगता है। और हर बंदा डिफरेंट है, आपकी इंजॉयमेंट डिफरेंट होगी, मेरी इंजॉयमेंट डिफरेंट होगी। अगर हम फ्रेंड्स हैं तो आपके इंजॉयमेंट पे मैं कभी भी कदगन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने आपके साथ दोस्ती रखनी है तो फिर वो मुझे आपकी हर लिहाज से मतलब समझ होनी चाहिए, आपकी सोच की रिस्पेक्ट भी करनी है। एक और कॉलर है हमारे साथ, वारिस है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि पूछना चाहूँगा मैम से कि ये दोस्ती क्या होती है, क्या होता है इसका, क्या? ओके चलें, ये तो हमारा टॉपिक भी है, हम इस पे आगे चल के बात भी करते हैं। थैंक यू। और याहिया हमारे रेगुलर कॉलर भी साथ मौजूद है। याहिया साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग की मुस्कुराहट देखे ना मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट हो जाती है। अरे वाह, क्या बात है, आपकी कॉल से हम मुस्कुराते हैं। बहुत सलाम हो। पहले मैं एक शेर पढ़ना चाहूंगा परवीन शाकिर का। जी जी। जहाँ सवाल के बदले सवाल होगा वहाँ मोहब्बतों का जवाल होगा। तो दोस्ती में कोई सवाल नहीं है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात देखिए, मैं आपसे कहूँ कि कहते हैं ना कि दोस्त, मेरे वालिद कहते थे कि गरीब वो नहीं है जिसका पैसा नहीं, गरीब वो है जिसका कोई दोस्त नहीं है। तो यकीन करें कि मैं, अल्लाह का शुक्र है, इतनी मुझे अल्लाह ने इस मामले में रिच बनाया कि मेरे इतने दोस्त हैं कि और बड़े अच्छे और काम पे आने वाले दोस्त हैं। तो मेरी नजर में देखिए दोस्ती क्या है कि आप दोस्त ऐसा हो जिससे आप कोई बात करते फील करें और अनकंफर्टेबल ना हो। और दोस्त वही होता है कि मैं अगर किसी घर जाऊं, मैं जैसे कि अपने दोस्तों के घर जाता हूं, मैं फील करता हूं कि यार अभी इसने जाना है कि इधर उधर होना है, तो इससे पहले कि वो मुझे कहे, मैं खुद समझ लेता हूं कि भाई मुझे यहाँ से चले जाना है। ये अंडरस्टैंडिंग का लेवल होता है। लेकिन सवाल ये कि आजकल के दौर के अंदर इतना मटीरियलिज्म हो गया है। जैसे मेरे दोस्त है ना, मेरे दोस्त हैं, मेरे सर्कल के लोग हैं, आजकल के जो बच्चे हैं वो बड़े यानी मटीरियलिस्टिक हैं। वो इस बुनियाद पे दोस्ती करते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, इसका लेवल क्या है। तो इस बारे में कुछ कहिएगा। थैंक यू। अच्छा, वैसे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। वैसे तो मुझे अभी पता लगा मैं बहुत गरीब हूँ मेरे बड़े कम दोस्त हैं और कोई 2-3 दोस्ती के दिन का फायदा ये है ना कि उस पर आपने रिफ्लेक्ट कर लिया, आज का दिन सेलिब्रेट किया तो आपको पता चल गया। नहीं, एट द सेम टाइम आई एम हैप्पी। मतलब मुझे खुशी है कि एक भीड़ से बेहतर ये है कि मेरे पास 2-3 जो हैं बड़े मुखलिस दोस्त हैं और मैं ज़ाहिर है उन पर डिपेंड। अपनी तबीयत होती है, आप कंफर्टेबल महसूस करती हैं, आप एक दोस्त से कंफर्टेबल फील करते हैं, आप ढेरों में करते हैं, ये तो आपकी अपनी, वो हर बंदे की अपनी नेचर है, उस लिहाज से उसका कोई क्राइटेरिया। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है एक्सपेक्टेशंस जो हम बिल्ड कर लेते हैं, ये कितनी टॉक्सिक हो जाती है। बिकॉज लेट्स सपोज आप कोई दोस्त है, उसको थोड़ी सी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं और या उसके घर में कोई इश्यूज चल रहे हैं, अब एक एक्सपेक्टेशन दूसरे दोस्त पे बिल्ड हो जाती है कि जी आपने ठीक करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है क्योंकि आप दोस्त हैं। अब ये जो एक एक्सपेक्टेशंस हैं इसी तरह की बाकी, ये किस तरह से एक रिलेशन को या आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट? देखिए, ये तो एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है ना। मैं अक्सर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब एज अ साइकोलॉजिस्ट मैंने ये चीज़ सीखी है कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्गर होती है। तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं होती कि आप किसी के लिए अवेलेबल हैं या किसी को सपोर्ट कर रहे हैं या वो आपके लिए अवेलेबल है। अनसेड तरीके से आप कर सकते हैं। इससे पहले भी आपने ये बात की थी कि हमें किस तरह से अंदाज़ा हो कि कोई आपके साथ सिंसियर है या नहीं है। तो एक सिंसेरिटी का लेवल ये कि जब भी कोई अवेलेबल हो, जैसे वो कहते हैं ना कि कम ना आया जेड़ा साढ़े औखे सौखे वेले, उस बेफेजे संगी को लो बेहतर यार अकेले। कि अगर आपका कोई दोस्त ऐसा है जो कि आपको मतलब और बर्डनाइज करता है और एक्सपेक्टेशन, आप देखें एक्सपेक्टेशन का ना एक रियलिस्टिक लेवल होता है। अगर आपको पता है कि आपका दोस्त आपको हफ्ते में 1 घंटा दे सकता है तो आप 1 घंटे
की एक्सपेक्टेशन करें ना, आप ये आप अपने साथ कंपेयर ना करें। आप कहें कि मैं तो तुम्हें 4 घंटे दे सकती हूँ, आप अंडरस्टैंड करेंगे उसको, जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा होता है। तो एक्सपेक्टेशंस एक तो, और एक और चीज़ का मैंने नाम लेना ज़रूरी समझूंगी, और वो ईगो होती है। जनरली जो ईगो है ना, वो सही में दोस्ती को ख़राब कर सकती है। वाई मी, या फिर मैंने ये किया तो उसने क्यों नहीं इन रिटर्न किया। तो जब आप इस तरह की थिंकिंग के मालिक हो जाते हैं तो फिर दोस्ती की दरारें वहाँ पे पड़ जाती हैं। तो दोस्तों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, आपको ईगो का नहीं होता। कोई आपको बुलाए या ना बुलाए, आप पहुँच जाते हैं, बस सेल्फलेस हो जाते हैं। बस शुक्रिया, साथ मौजूद थी। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब ज़रा बात करते हैं एक बहुत ही अहम मसले पे, जो कि मसला पहले हम ये कहते थे कि जी उम्र रसीदा लोगों में ये मसला पाया जाता है। अब बदकिस्मती हमारी ये है कि अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो ये मसला अब नौजवानों में भी नज़र आ रहा है, और वो मसला ये है कि आपके घुटनों में दर्द रहना। पहले मैं जिस तरह बता रही हूँ कि लोग ये शिकायत करते थे कि चाचा जी 40s के बाद या 50s के बाद ऐसा होने लगा, और अब तो 20s में 30s में इनमें भी हम देख रहे होते हैं कि घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा लोगों को, तो उसके बाद मामला यहाँ तक पहुँच जाता है कि नी ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ जाता है। अच्छा, अब इस हद तक आप कैसे ना जाएं, किस तरह से आप ख्याल रख सकते हैं, तो आज इसी मौजू पे हम बात भी करें। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर आपके जहन में कोई सवाल है घुटनों के दर्द से मुतल्लिक। हमारे साथ मौजूद हैं ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर मुस्तफ़ा भली। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, ये वाकई ऐसा हो रहा है कि ये रिपोर्ट होता था कि 40s में, 50s में, 60s में घुटनों का दर्द, और अब 20s 30s में यंगस्टर्स में भी ये मसला है? जी, आई थिंक आपने बड़ी अच्छी एक बात की कि रिपोर्ट होता था कि पहले हमारे पास नॉलेज उनकी थी कि जी वो इस वजह से कि वही लोग आते थे और बताते थे कि हमारी दर्दें ऐसी हैं। अब जिस तरह अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग ज़्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं अपनी तकालीफ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जोड़ में एक हड्डी होती है और जोड़ के इर्द गिर्द पट्ठे भी होते हैं। तो जो 50s 60s की जिस तरह आपने बात की, उसमें जोड़ की अपनी रगड़पन के मसले हो सकते हैं या सोजिश के मसले हो सकते हैं, लेकिन जो यंग लोग हैं उनमें उसके इर्द गिर्द के मसल्स जो हैं, लिगामेंट्स मसल्स, उनमें सोजिश या उसकी कमज़ोरी की वजह से उनके घुटने दर्द करना शुरू करते हैं। कुर्सी सीढ़ी से उठने की वजह से वो दर्द करते हैं, घुटने पकड़ लेते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग, हेंस इट इज़ रिपोर्टेड मोर। यू आर राइट। ये क्यों हो रहा है? आई मीन उनकी लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है, जेनेटिक्स है, क्या है? आपने यू नेल्ड इट ऑन द हेड जैसे कहते हैं। एक पहली चीज़ तो ये है कि जीन्स अल्लाह ताला ने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि किस में जीन डालनी है। वो ना अपने पेरेंट्स से लेके आता है ना बच्चों में लेके आता है कि उसको जोड़ों की तकलीफ़ होगी कि नहीं होगी। लेकिन जो ज़्यादा कॉमन है वो ये आपने बात की न्यूट्रिशन की बात, कि अगर मसल्स के अंदर पानी नहीं है, नमकियात नहीं है, एनर्जी नहीं है और उसको एक्सरसाइज नहीं मिल रही तो वो कमज़ोर हो जाएंगे और जोड़ दुखेगा। ओके अच्छा, इसमें ये भी कहा जाता है सिर्फ एक पोटेशियम की कमी भी अगर हो आपकी बॉडी में तो उससे भी बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं ये मस्कुलर। जी, बहुत बैलेंस है ये उसी तरह बैलेंस है। हमें सिर्फ गाड़ी के इंजन में पता लग जाता है कि उसका ऑयल का लेवल कितना कम कितना ज़्यादा है, उसके ब्रेक फ्लूइड कितने ज़्यादा हैं। इसमें हमें हमारी जिस्म चीख के बताता है कि जी अब यहाँ दर्द हो रही है, यहाँ सर दर्द हो रही है, तो आप सडनली पानी पीते हैं या कुछ खाना पीना करते हैं, यू फील बेटर। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैग्नीशियम और उसके पोटेशियम और उसके अलावा जो बाकी मिनरल्स हैं वो जब जिस्म में, नमकियात जिस्म में नहीं होंगी तो काम खराब हो जाएगा। डॉक्टर साहब, विटामिन डी की डेफिशिएंसी ये भी इसको लीड करती है? जी, तो अगेन जीन्स उसमें आती हैं और हमें कोविड के ज़माने में बहुत ज़्यादा पता चला कि जिनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उनको कोविड में से निकलने में मुश्किलात सामने आ रही थी। इसी तरह विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम और कॉकेशियंस, हम एक्चुअली कॉकेशियंस वाइट्स, और हमारी जो जिल्द है हमारी बॉडी उस तरह स्टोर नहीं करती, गाड़ी के पेट्रोल की तरह उसमें पेट्रोल भरना पड़ता है बार-बार। ओके अच्छा, यही वजह है क्योंकि ख़वातीन में कहा जाता है विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, तो उस वजह से ख़वातीन में देखा जा रहा है, आई डोंट नो रिपोर्ट कितना होता है एंड ऑल दैट, बट इर्द गिर्द भी आप अगर नज़र दौड़ाएं तो ख़वातीन में ज़्यादा घुटनों का दर्द। आई कैन सेफली से कि यहाँ पे 2 मर्द और 1 खातून बैठी हैं, हम तीनों का विटामिन डी लेवल कम है। सो वी आर ऑल वेरी लो। जो समहाउ मर्दों में रिक्वायरमेंट खुराक की ज़्यादा होती है तो वो खुराक ज़्यादा खाते हैं तो इनडायरेक्टली थोड़ी सी विटामिन डी ज़्यादा आ जाती है। ख़वातीन की उस तरह रिक्वायरमेंट अगर कम है तो एनर्जी लेवल्स कम है और वो फिर विटामिन डी के अंदर हो जाती है। ऐसा क्या होता है कि नी रिप्लेसमेंट की तरफ हम जाते हैं? जी, ये
ऑब्वियसली अब हम बात कर रहे हैं उनकी जो 60+ लोग हैं। अच्छा, यंगस्टर्स में नॉर्मली नहीं होता? जी, वी ट्राई नॉट टू, क्योंकि उसकी नी रिप्लेसमेंट की अपनी भी एक लाइफ होती है। तो हमारे पास जो रिपोर्टेड लाइफ है वो अभी उसकी करीब 20 साल की जो रजिस्ट्रीज़ हैं पूरी दुनिया में। तो 20 का मतलब ये है कि अगर मैं 20 की उम्र में दूंगा तो 40 में उसको फिर वो चेंज करने का चांस होगा, क्योंकि उसकी लाइफ होती है। तो वी सेव इट फॉर अ लेटर स्टेज इन लाइफ। उससे पहले बहुत कुछ और करने वाली चीज़ें इंटरवेंशंस हो जाती हैं। जी, हो जाती हैं। उसमें हम उनको इंजेक्शंस दे सकते हैं, उनकी कुछ और सर्जरीज कर सकते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट यंग लोगों के लिए ये है कि जो आर्थराइटिस आ रहा है, एक्सरसाइज, वेट मैनेजमेंट, स्लीप कंप्लीट, लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। बहुत अच्छा कहा, हाइड्रेट योरसेल्फ, और ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कहते हैं घुटने खुश्क हो जाना, क्या इसका क्या मतलब होता है? जी, और, हाँ, उसके बाद स्टीरॉइड के इंजेक्शंस हम देख रहे होते हैं, वो लग रहे होते हैं एंड ऑल दैट। जी, तो ये बड़ी टेक्निकल आपने बात की। अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जोड़ के अंदर एक आध लिक्विड बनता है, समझें जिस तरह के उसका ये जो लुब्रिकेशन ऑयल होता है। अल्लाह की ज़ात ने 20 साल के बाद उसको रोक दिया है। वो जितना है उतना ही है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी रिक्वायरमेंट डिप्लीट होती चली जाती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेज आती है कि फिर वो चीज़ें डैमेज होना होती हैं, वो ग्राइंड होना शुरू हो जाती है। लुब्रिकेशन ख़त्म होगी तो कुशनिंग ख़त्म होती है, कुशनिंग ख़त्म होती है तो रगड़ आती है तो फिर आर्थराइटिस ज़ाहिर हो जाता है। और सॉफ्ट बोन भी जो होती है वो समटाइम्स कहते हैं कि ख़त्म ही हो जाती है या फिर टूट फूट का शिकार। जी, इसी तरह के गाड़ी के ऊपर अगर PPF लगा है तो PPF पहले स्क्रैच होगा और उसके बाद नीचे से उसकी वो पेंट खराब होगा। यानी इंसान को हम गाड़ी के तौर पे इस वक्त ले रहे हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या कहना चाहेंगे? जी, हम ये पूछना चाहते हैं कि मेरे दादा की जो उम्र है वो है तकरीबन 75 से 80 साल ऐसे उम्र है। ठीक है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि उन्हें किस तरह की दवाई या कोई ऐसी जड़ी बूटी या कोई ऐसी चीज की जरूरत होगी जिनसे उनका ये दर्द जो है वो कम हो सके। घुटने का दर्द है उनको? हाँ जी। डॉक्टर्स के चेक कराया आपने? जी, डॉक्टर से चेक कराया, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि आपके पास जो डॉक्टर साहब बैठे हैं वो ज्यादा अच्छा शायद बता सकते हैं। चले जी, बताएं जी। जी डॉक्टर साहब आप तो बड़े हिट हो गए। बस जी, I'll try my best। देखिए जी, एक बात याद रखिएगा कि फिर मैं गाड़ी की बात ही करूंगा। गाड़ी जितनी भी पुरानी हो उसको आप खड़ा नहीं रख सकते। गाड़ी ने स्कूल जाना है, बच्चों को छोड़ने वापस आना है। तो चाहे वो बैठे हैं, चल रहे हैं, मस्जिद जाते हैं, उनको प्लीज़ जाने दीजिए। अगर वो लेटे हुए हैं तो उनकी वर्जिश, उनकी मूवमेंट जोड़ की हमेशा रहनी चाहिए, जिसकी वजह से जोड़ को आदत रहेगी वो काम करने की जो वो करते हैं। जड़ी बूटी का मुझे अंदाज़ा नहीं, आप बता दिया आपने, चलने फिरना जड़ी बूटी है। चलना फिरना जड़ी बूटी है। आपने उनके पानी का ख़ास ख्याल रखना है। बुज़ुर्गों में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, उनको डर रहता है कि वो कहीं गिर ना पड़ें। तो उस स्टेज पे आपके जो लोकल कहीं कोई फिजियोथेरेपिस्ट है उनको ज़रूर उनसे हेल्प लें, ताकि उनके मसल स्ट्रॉन्ग रहें, वो चलते रहें। वो उनकी जोड़ का रगड़पन अगर अभी कुछ दिनों में ही जाहिर हुआ है तो वो आहिस्ता वो इस वजह से अभी जाहिर हुआ है कि उनकी जोड़ में जो है वो जो पट्टे हैं उसमें कमजोरी है। तो आई एम श्योर ही विल डू रियली वेल। ओके, एक राय ये भी है कि कोई इशू स्टार्ट हो जाए तो डॉक्टर जब स्टेरॉइड्स तजवीज़ करते हैं, जैसे टेनिस एल्बो किसी को हो जाए, कोई और इशू, फ्रोजन शोल्डर कोई और इशू हो जाए, स्टेरॉइड्स लगना शुरू हो जाते हैं। और फिर एक आम तासुर है कि स्टेरॉइड्स तो खतरनाक होते हैं। थोड़ी राय दीजिएगा कि स्टेरॉइड्स अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो क्या वो सही है उस यंग एज में स्पेशली? जी, जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि इसके दो राय हैं। स्टेरॉइड्स जान बचाता है, ठीक है, स्टेरॉइड्स बहुत सेफ है। अभी कोविड के ज़माने में बहुत हमने यूज़ किए हैं, तो उसकी सेफ्टी में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको रिपीटेड यूज़ से प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ खाने वालों में कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, इंजेक्शन के तौर पे उसके यूज़ हैं। तो एटलीस्ट मेरी प्रैक्टिस में और कुछ मेरे कॉलीग्स की प्रैक्टिस में हमने ये रिजर्व किया हुआ बिल्कुल उन लोगों के लिए कि जिनको हमने कहा है कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है, वो करवाना नहीं चाहते, तो इट इज़ अ टाइम बाइंग मेजर। पर यंग में सर्टेनली हमारे पास और ऑप्शंस हैं। बिल्कुल ठीक। एक और कॉल, राशिद, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैंने ना अपने घुटनों के मुतालिक पता करना था डॉक्टर साहब से। कीजिए पता। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? ठीक हैं सर? सवाल कीजिए, सवाल कीजिए। जी डॉक्टर साहब से सवाल करूंगा कि मैं 38 ईयर मेरी उम्र है, तो मैं जो है गिरा हूँ गाड़ी से नीचे ना, तो उसके बाद से मेरे घुटनों में तकलीफ शुरू हो गई है। मैंने बड़े डॉक्टरों को भी चेक करवाया है, मालिश वगैरह भी करवाई है,
एक्सरे के अंदर जो है इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। वो कहते हैं फिजिकली आपका ठीक है, पर मेरी तकलीफ जो है वो खत्म नहीं हो रही घुटनों में। ठीक है, आपका जवाब भी लेते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ, काशिफ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मेरे वालिद साहब के जो घुटने है ना जी, वो सूज गया बहुत ज्यादा। सूजन की वजह से उनका जो है ना कभी कभी रेशा निकलता रहता है, ऐसे पानी भी आता रहता है। वो नीचे पैर से एड़ी से शुरू हुई थी और वो अभी घुटने तक आ गई है और वो घुटना बिल्कुल बड़ा सा सूज गया है। सूजन होने के बाद में वो अभी जो है ना डॉक्टर बोल रहे हैं कि बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। सबसे पहले तो इंजरी पे आते हैं। वो कह रहे हैं मैं गिरा हूँ, उसके बाद उनका घुटना ठीक नहीं जी तो ही इज़ क्लास्ड एज यंग, 38 इज़ यंग। और अगर एक्सरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा तो अक्सर चीज़ें जैसे कि पट्ठा, जोड़, चिकनी हड्डी वगैरह एक्सरे पे नज़र नहीं आते। तो पहली मेरी सजेशन ये होगी कि इसके लिए थोड़ा एक बेहतर किस्म का टेस्ट जिसको हम MRI करवाते हैं वो आप करवाइए और अपने जो ऑर्थोपीडिक सर्जन आपका करीब है उसके पास लेके जाइए, या किसी ऑर्थोपीडिक सर्जन से पहले मशवरा लीजिए। एंड आई सस्पेक्ट कि वो आपका MRI कराएगा देखने के लिए कि अंदर पट्टे और लिगामेंट या जो जोड़ के अंदर की चीज़ें उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप दिस हेल्प्स। दूसरा जो स्वेलिंग, जी आई थिंक जितनी मुझे गेज हुई है बात वो ये हुई है कि इनकी पैरों से स्वेलिंग शुरू होती है वो ऊपर आके इकट्ठी हो रही है। तो ये आप इसका आसान तरीका समझाने का ये है कि जब हम तरावियों पे 20 तरावियाँ पढ़ते हैं और खड़े रहते हैं और उसके बाद जब जूती पहनते हैं तो वो हमें टाइट फील होती है। वो इसलिए क्योंकि जब बंदा खड़ा रहता है तो सारा पानी जिस्म के नीचे खड़ा होता है। लेकिन बीमारी की सूरत ऐसी होती है कि या तो जिस्म का पंप यानी कि हार्ट सही तरीके से काम नहीं कर रहा उसको सक करने के लिए, या जिस्म का फिल्टर यानी किडनीज जो हैं वो काम नहीं कर रही उसको वापस सारे को सक करने के लिए। तो मेरी सजेशन ये होगी कि आपका करीबी कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट है उनको एक दफ़ा ये दोनों घुटनों की पैरों की और टांगों की सोजिश के बारे में मुमकिन है कि और इशू यूरिक एसिड भी हो सकता है। जी एब्सोल्युटली। तो जो चीज़ फिल्टर से नहीं निकल पाती, ये सारी चीज़ें किडनी से जो बाहर नहीं होती वो जिस्म में इकट्ठी होती रहती हैं और वो जाहिर होती हैं सोजिश या पानी के तौर पर। पर सब ऐसे में स्पेशली जब हम थोड़े से बुजुर्गों की बात करते हैं तो वो नॉर्मली उनको होता है कि अच्छा वॉशरूम अटेंड करने के लिए सीट हो तो ठीक है, अदरवाइज WC पे उनको ज़रा इशू होता है। तो क्या यही वजह है कि बस एज हो गई है, या कि बस अगर आपने एक दफ़ा अपने आप को ढाल लेकर आप नहीं नीचे बैठ रहे तो फिर आपको दोबारा बैठने में दिक्कत होगी? जी ये इसके ऊपर तो काफ़ी हद तक वेस्ट में रिसर्च भी हुई है कि जिस तरह हमने देखे हमारे बुज़ुर्ग गांव में एक ही चबूतरे पे घंटों उस तरह स्क्वाट करके बैठे रहते हैं, वो गोरा नहीं कर पाता। मेरी उनसे डिस्कशन रही है जिस टाइम मैं खैर इस मुल्क में नहीं था, तो दे कैन नॉट डू इट। तो हमारी फिजिकल एबिलिटी है कि हम उस तरह स्क्वाट करके बैठ सकते हैं। हाउएवर उम्र के साथ साथ वो जिस तरह कहते हैं ना कि बैटरी वीक होनी शुरू हो जाती है, उस तरह मसल्स में वीकनेस आती है। सही। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अगर हम वो आदत छोड़ देंगे तो फिर मुश्किल है। अनलेस एंड अनटिल अल्लाह ताला की तरफ से जोड़ों में रगड़पन है तो वो उसमें सजेशन यही होती है कि आप बैठ शायद ज़रूर जाएं, उठना आपके लिए मुश्किल होगा और तब आप गिर के अपने आप को हर्ट कर सकते हैं। तो बेहतर है कि आप सीट यूज़ करें। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। डिजिटल टेक्नोलॉजी अवार्ड्स इसका दूसरा एडिशन मुनक्किद होने जा रहा है और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने ICAP 2 अगस्त को अकाउंटिंग, इंटरनल ऑडिटिंग, डेटा एनालिटिक्स और इंटेलिजेंट ऑटोमेशन के शोबों में कामयाबियां हासिल करने वाले अफराद को अवार्ड से नवाजेगा। इस पर आज हम मजीद बात करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ ICAP फ़ारूक रहमान साहब साथ मौजूद हैं। फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ़ारूक साहब ये जो सेकेंड एडिशन है मैं ज़रूर चाहूँगा लेकिन आपसे बात करना, एक तो ये कि कितना इंपॉर्टेंट है इस तरह के अवार्ड्स का इनेकाद होना और ICAP ने क्यों सोचा कि अच्छा ऐसे अवार्ड्स होने चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में लेने का। जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड टॉपिक है वो आप जानते हैं कि इस पर दुनिया भर के अंदर इसकी बहुत इसके बारे में बात होती है। सो जो प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी है वो टेक्नोलॉजी से इसलिए दूर नहीं रह सकता। टेक्नोलॉजी को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए उनकी क्वालिफिकेशन में और उनके काम में इंग्रेव करने के लिए और टेक्नोलॉजी रिलेटेड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को प्रमोट करने के लिए हम ये टेक्नोलॉजी अवार्ड्स जो हैं वो हमने स्टार्ट किए हैं। सो ये सेकंड एडिशन है और इसके अंदर जो है वो जैसे आपने अभी एक्सप्लेन भी किया कि अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और डैशबोर्ड्स जो है
उनका अगर किसी ने भी कोई कटिंग एज ऑफ टेक्नोलॉजी को यूज किया है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया है जिसमें ऑटोमेशन है, तो वो उसको जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मीडियम साइज बिजनेसेस हैं, वो उसको जो है अपने प्रोजेक्ट को जो है वो प्रेजेंट करते हैं। इससे होता यह है कि जो टीम मेंबर्स होंगे जिन्होंने इनको इसमें अपना पार्टिसिपेट किया होगा, अपने आप को इन्वॉल्वमेंट की होगी, तो वो काफ़ी उनके लिए सेल्फ सेटिस्फाइंग होता है। और जब ये अवार्ड मिलता है तो उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और वो पर्सनली भी जो है वो काफ़ी इसकी रिकग्निशन मिलती है। और साथ ही साथ ये कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के बारे में लोगों को मालूम होता है और लोग इसकी तरफ फर्दर इंकरेज होते हैं और अकॉर्डिंगली इकोनॉमी के अंदर टेक्नोलॉजी को इंक्रेव करने का एक रोल प्ले किया जाता है। तो नॉमिनेशंस किस तरह आती हैं? पूरे पाकिस्तान से नॉमिनेशंस आती हैं और जिस तरह आप बता रहे हैं सेकेंड एडिशन है, पिछली बार इस मर्तबा क्या कंपैरिजन है? जी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारे जो लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत ही एंथुसियास्टिक हमें रिस्पांस मिला है। इस दफ़ा एक नई चीज़ की गई थी कि इसके अंदर हमने एक व्यूअर चॉइस अवार्ड भी किया था, उसकी एक स्पेशल सेरेमनी भी अरेंज की थी जिसके अंदर जो है वो एक तरीके से वाइडर ऑडियंस ने जो है वो उनके प्रोजेक्ट्स को देखा और उसके बारे में भी जो है अपने व्यूज़ दिए और बेस्ड ऑन दैट जो है हमने उसको भी टेकन इनटू अकाउंट किया है टेक्नोलॉजी अवार्ड्स के अंदर। ग्रेट। अच्छा, इस अवार्ड्स से हट के अगर मैं आपसे ये राय लूँ कि अकाउंटिंग के शोबे की अगर हम बात करें सर, तो आप कैसे एंटिसिपेट करते हैं इसको, कैसे डिफाइन कर रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को ये और अगले 5 साल 10 साल अकाउंटिंग का शोबा, हाउ डू यू सी दिस? जी पाकिस्तान में बल्कि दुनिया की कोई भी कंपनी जो है वो अपने आप को टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रख सकती, चाहे उसकी कोई प्रोडक्ट हो, कोई भी उसकी ट्रांजैक्शन हो रही हो, उसके अंदर टेक्नोलॉजी का जो है वो लिंक बिल्कुल मौजूद होगा, वो उससे दूर रह ही नहीं सकते हैं। सो जब टेक्नोलॉजी हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर, बिजनेस के अंदर इतनी ज़्यादा इनग्रेव हो चुकी हुई है, तो उसकी जो रिकॉर्डिंग है, उस ट्रांजैक्शंस को बेस करना अपने सिस्टम्स के अंदर, वो अकाउंटेंसी प्रोफेशन के बगैर हो नहीं सकता। क्योंकि अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, आपको ERPs चाहिए होंगे, अगर आपको बैंक्स के साथ आप कोई ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो भी उसका टेक्नोलॉजी लिंक होता है, क्योंकि डिजिटल जो है वो आप जानते हैं कि कितनी तेजी से इसका वॉल्यूम जो है वो दुनिया भर के अंदर बढ़ रहा है और पाकिस्तान इज नो एक्सेप्शन। सो जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड नई टेक्नोलॉजीज हैं उनको हमें अपने यंग बॉयज एंड गर्ल्स के अंदर जो है वो इंक्रेव करना है। सो अकाउंटेंसी जो है वो, और ख़ास तौर पे जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो इसकी नॉलेज अपने क्वालिफिकेशन में जो एग्जामिनेशन है उसके अंदर भी उसको फीचर कर रही है और पोस्ट क्वालिफिकेशन भी जो है वो स्पेशल सर्टिफिकेट्स के थ्रू जो है वो भी इनेबल कर रही है। सो अगर मैं 5 to 10 ईयर्स का अगर मैं हॉरिजॉन देखूं तो उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत सिग्निफिकेंटली अपने तमाम बिजनेसेस के अंदर इन्वॉल्व हो रही होगी एंड अकॉर्डिंगली जो है वो जो अकाउंटेंसी का प्रोफेशन है उसने उसको यूज करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है और अपना जो रोल है इन सब टेक्नोलॉजीज के यूज में वो अदा करना है। बहुत शुक्रिया फ़ारूक रहमान साहब, प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान साथ मौजूद थे। न सिर्फ इस अवार्ड से मुतालिक बल्कि जो डिजिटलाइजेशन में रोल है उससे मुतालिक भी बात करते थे, फ्यूचर में क्या देखते हैं वो अकाउंटिंग के शोबे को उस पर बात कर रहे थे। नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।